हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो हमारा टीजीटी और पीजीटी हिंदी का जो रिवाइज्ड सिलेबस है उस पर हम बात करेंगे। पूरा एक एक बिंदु पर विस्तार पूर्वक बात करेंगे और किस तरह से हम अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं उस पर भी हम बात करेंगे। टीजीटी का क्या सिलेबस है, पीजीटी का क्या सिलेबस है, हम अलग अलग देखेंगे क्योंकि टीजीटी और पीजीटी दोनों अलग अलग उसका सिलेबस टीजीटी की अपेक्षा जो पीजीटी का सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा होता है। दोस्तों, पहले हम टीजीटी के सिलेबस को देख लेते हैं। तो टीजीटी का जो पाठ्यक्रम है किस विषय का है, ये दोस्तों पहले तो आप लोग ये क्लियर कर लीजिए। ये हमारा हिंदी है, हिंदी विषय का है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से जो टीजीटी हिंदी का रिवाइज सिलेबस है उसको हम देखेंगे। जो सब्जेक्ट कोड है वो कौन क्या है, हमारा 1 है। अब इसमें हम सिलेबस को देखते हैं, हमारा जो पाठ्यक्रम है कौन कौन सा बिंदु इसमें समाहित किया गया। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास दिया गया है। अब उसमें कौन कौन से बिंदुओं को हमें तैयार करना है, क्या क्या हमें पढ़ना है उस पर नीचे दिया गया। जैसे कि आदिकाल, अब आदिकाल पढ़ना है। भक्ति काल, अब भक्ति काल के अंतर्गत जो हमारा है, भक्ति काल के अंतर्गत हमारा संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य और कृष्ण काव्य, ये 4 काव्य मुख्य रूप से दिए गए हैं। संत काव्य जिसे कि हम ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहते हैं, सूफी काव्य प्रेमाश्रयी शाखा, राम काव्य रामाश्रयी, कृष्ण काव्य कृष्णाश्रयी शाखा। फिर आ जाता है हमारा रीतिकाल पूरा है। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता। इतना तो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ना है। फिर दूसरा जो हमारा पॉइंट है हिंदी गद्य साहित्य का विकास। अब गद्य साहित्य के विकास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हमारा निबंध है, दूसरा नाटक, तीसरा उपन्यास, चौथा कहानी, हिंदी गद्य की लघु विधाएं। अब हिंदी गद्य की लघु विधाएं में हमें जीवनी पढ़ना है, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य और व्यंग। और यहाँ पर आप एक टॉपिक और मान लीजिए कि हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाएं। अब यहाँ पर ये सीधा सीधा नहीं लिखा गया कि कौन से रचनाकार, बस लिखा गया है कि हिंदी के रचनाकार एवं उनकी रचनाओं को भी हमें पढ़ना है। अब यहाँ पर आ जाता है काव्य के भेद। आप कह सकते हैं काव्य के भेद या फिर व्याकरण का टॉपिक यहाँ पर हमारा शुरू होता है। व्याकरण का टॉपिक जैसे कि रस के अवयव में रस के कितने भेद हैं, कितने अंग हैं, कौन कौन से रस हैं, इन सब पर यानी कि आप मान लीजिए कि पूरा हमें रस पढ़ना है। फिर उसके बाद छंद, यहाँ पर अब छंद वार्णिक पढ़ना है, मात्रिक या क्लियर नहीं किया गया है, बस यहाँ पर छंद टॉपिक दिया गया है। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्तक छंद, जैसा कि आप सब जानते हैं छंद 3 होते हैं। अब उसी तरह से हमारा अलंकार, अलंकार में शब्द अलंकार पढ़ना है, अर्थ अलंकार पढ़ना है, दोनों अलंकारों को हमें पढ़ना है। फिर आ जाता है हमारा काव्य गुण। अगला हमारा है काव्य गुण, काव्य दोष, हिंदी की बोलियां, जो प्रमुख बोलियां हैं और जो भाषाएं हैं उपभाषाएं हैं, हिंदी की शब्द संपदा जैसे कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, विकारी या विकारी, इस तरह से जो हिंदी की शब्द संपदा वो पढ़ना है। हिंदी की ध्वनियाँ यानी कि आप मान लीजिए पूरा वर्णमाला हमें, और देवनागरी लिपि के मानकीकरण क्या है, उसके विकास की विशेषताएं कैसे, उसकी त्रुटियों में क्या क्या सुधार के प्रयत्न किए गए, त्रुटियां सुधार के प्रयत्न। फिर व्याकरण में हमारा, व्याकरण में लिंग है, वचन है, कारक, संधि, समास, वर्तनी, वाक्य शुद्धिकरण, शब्द रूप में जैसे पर्यायवाची, विलोम, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरा और लोकोक्ति। इतना तो हमारा हिंदी टॉपिक है। अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा संस्कृत साहित्य भी पढ़ना पड़ता है। संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण के भी कुछ टॉपिक पढ़ने पड़ते हैं। जैसे कि संस्कृत साहित्य के यदि हम प्रमुख रचनाकारों में देखते हैं तो भास आते हैं, कालिदास, भवभूति, भारवी, माघ और दंडी, श्रीहर्ष। इन कवियों को हमें इनके परिचय को भी पढ़ना है और इनकी क्या क्या मुख्य रचनाएं उनको भी पढ़ना है। और जो व्याकरण टॉपिक में हमारा संधि है, स्वर संधि और व्यंजन संधि। यहाँ पर विसर्ग संधि की बात नहीं की गई दोस्तों, केवल स्वर संधि और व्यंजन संधि हमें पढ़ना है। समास,
शब्द रूप, अब कौन कौन सा शब्द रूप पता नहीं, बस आपको दिया गया शब्द रूप, धातु रूप, कारक प्रयोग और अनुवाद, यानी कि हिंदी शब्द, हिंदी में कोई वाक्य दिया रहेगा उसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना रहता है। तो ये हमारा हो गया टीजीटी का सिलेबस। अब हम पीजीटी के सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब पीजीटी का जो हमारा सिलेबस है वह टीजीटी की अपेक्षा काफ़ी बड़ा है, देखने में भी और पढ़ने में भी कितना समय लगेगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो हमारा जो टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का इतिहास उसमें भी था, परंतु वहाँ पर हमारा आदिकाल से शुरू। यहाँ पर देखिए क्या क्या नया टॉपिक है। विषय हिंदी साहित्य का इतिहास में हिंदी साहित्य इतिहास की सबसे पहले लेखन परंपरा, किस तरह से हमारा इतिहास लिखा गया है, कौन विद्वान पहले लिखते थे। जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की परंपरा का आसादा ताशी से प्रारंभ होती है, इस तरह से वह हमारा लेखन परंपरा पढ़ना है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, कौन कौन आलोचक कौन कितने काल विभाजनों में हिंदी साहित्य को बांटा है, कौन 4 काल में बांटे हैं, कौन 5 काल में बांटे, इस तरह से। फिर आदिकाल में हमें आदिकाल का नामकरण, जैसा कि आप सब जानते हैं आदिकाल के नामकरण को लेकर बहुत विवादित है। कोई इन्हें वीरगाथा काल, आदिकाल, सिद्ध सामंत काल, बीजवपन काल, इस तरह से कई नाम सभी लोग अपने अपने अनुसार दिए हैं। तो उसका क्या नामकरण दिया गया है, कौन कभी किसका कौन सा नामकरण किए हैं, इनको भी पढ़ना है। और आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही हैं। फिर आ जाता है हमारा भक्ति काल टॉपिक। भक्ति काल में भक्ति काल की सामान्य विशेषताएं क्या, भक्ति काल का जैसे किस तरह से हमारा उदय हुआ, कैसे भक्ति काल आया उसके बारे में। फिर भक्ति काल की धाराएं, अब भक्ति काल की धाराएं के अंतर्गत जैसे ज्ञान आश्रयित धारा, यानी कि जो हमारा टीजीटी में था संत काव्य धारा जिसमें कि कबीर आदि आते हैं, तो वहाँ पर हमारा ज्ञान आश्रयी धारा हो गई। फिर उसके बाद प्रेम आश्रय यानी कि सूफी काव्य धारा जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी जो आदि कवि आते हैं। कृष्ण भक्त काव्य धारा, फिर राम भक्ति काव्य धारा। ये चारों काव्य धाराओं की प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी हमें पढ़ना है, और जो उनमें प्रमुख जो उसमें कवि और रचनाएं वो तो पढ़ना ही, उसकी प्रवृत्तियों को भी हमें पढ़ना है। अब रीतिकाल के नामकरण को भी हमें पढ़ना है कि कौन कवि, कौन लोग, कौन जो आलोचक है, कौन विद्वान है कि कौन सा नामकरण दिए हैं, उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों को भी पढ़ना है। फिर आधुनिक काल में आ जाते हैं हम। आधुनिक काल में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, गीत, नवगीत, इतने टॉपिक को हमें भारतेंदु काल में पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाता है विभिन्न कालों की प्रमुख कवि और विभिन्न कालों के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं, प्रसिद्ध काव्य पंक्तियां भी पूछी जाएंगी, सूक्तियां और लेखकों एवं कवियों के नाम भी पूछे जाएंगे, यानी कि पंक्ति दी जा सकती है, पंक्ति पूछी जा सकती है, या पंक्ति किसकी है, या फिर किसी लेखक का नाम पूछा जा सकता है। तो इस तरह से दोस्तों, जबकि हम टीजीटी में देख रहे थे ये सभी पॉइंट उसमें नहीं थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट और समाहित कर दिया गया है। अब दूसरे पॉइंट पर हमारा आता है गद्य साहित्य का उद्भव और विकास। अब गद्य साहित्य का उद्भव और विकास के अंतर्गत निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक, आलोचना, गद्य की अन्य नवीन विधाएं जैसे कि जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्ताज, यात्रा साहित्य, डायरी साहित्य, व्यंग, इंटरव्यू, बाल साहित्य, युग प्रवर्तक लेखकों के नाम तथा उनकी रचना, इतना तो हमें गद्य साहित्य में पढ़ना है। पत्रकारिता भी इसमें पढ़नी है, जैसे कि हिंदी के प्रमुख पत्र और पत्रिकाएं हो गई, प्रकाशन वर्ष के साथ और वह कहाँ से प्रकाशित होती थी उसके स्थान के बारे में भी हमें, और जो उनके प्रमुख संपादक हैं उनके नामों को भी हमें ध्यान में, यानी पत्रकारिता से संबंधित जितनी भी बातें आती हैं, जैसे वह किस सन में प्रकाशित हुई, कहाँ से प्रकाशित हुई, दैनिक थी, साप्ताहिक थी, मासिक थी, या फिर उसके संपादक कौन थे। तो पत्रकारिता के संबंध में जितनी भी जानकारी रहती उन सब के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब काव्य शास्त्र के अंतर्गत क्या आता है, भारतीय काव्य शास्त्र। यहाँ पर हमें पीजीटी में पाश्चात्य काव्य शास्त्र नहीं पढ़ना है, बस भारतीय काव्य शास्त्र पढ़ना है। जैसे काव्य के लक्षण हो गए, भेद हो गया, रस, छंद, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, शब्द शक्तियाँ, ये काव्य शास्त्र में पढ़ना है। अब भाषा विज्ञान के अंतर्गत जैसे भाषा की उपभाषाएं क्या है, विभाषा क्या है, बोलियाँ क्या है, और हिंदी की ध्वनियाँ, हिंदी शब्द संपदा,
वही हमारा तद्भव तत्सम हिंदी की उपभाषा में, जैसे कि हमारी 5 उपभाषाएं आप सब जानते हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इस तरह से। फिर हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमारा संधि आएगा, समास, कारक, लिंग, वचन, काल, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वर्तनी संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्य संबंधी अशुद्धि शोधन, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विराम चिन्ह, मुहावरा, लोकोक्ति, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इतना हमें हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना है। अब इसमें भी हमें संस्कृत साहित्य पढ़ना है, जैसे कि उसमें भी हम 4-5 कवि को पढ़ रहे थे। अब हमें पीजीटी में भी संस्कृत साहित्य और व्याकरण को पढ़ना पड़ता है। अब संस्कृत साहित्य के अंतर्गत जैसे दिया गया है, संस्कृत के प्रमुख रचनाकारों के नाम, उनकी प्रमुख प्रवृत्ति कृतियाँ, जैसे कि कालिदास। अब कालिदास के बारे में कालिदास का परिचय पढ़ना है, वो कितने नाटक लिखे, कौन सा उनका गीति काव्य है और क्या उनका महाकाव्य है, इस तरह से। फिर भवभूति के बारे में उसी तरह से पढ़ना है, भारवी, माघ, भास, बाण, श्रीहर्ष, दंडी, मम्मट, भरत मुनि, विश्वनाथ, राजशेखर तथा जयदेव, इतने जो कवि हैं उनको हमें संस्कृत साहित्य में पढ़ना है। फिर संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि में स्वर संधि पढ़ना है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आप देख रहे होंगे कि जो ये विसर्ग संधि थी वह टीजीटी में नहीं दी गई, लेकिन पीजीटी में हमारा विसर्ग संधि समाहित कर लिया गया है। फिर उसके बाद हमारा आता है समास, उपसर्ग, प्रत्यय। जैसा कि आप सब जानते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय संस्कृत व्याकरण में एक बहुत ही माना जाना टॉपिक है। जैसे संस्कृत में 22 उपसर्ग, 22 उपसर्ग का प्रयोग क्या, कहाँ, कैसे होता है, उसी तरह से प्रत्यय भी है हमारा। विभक्ति प्रत्यय, विभक्ति चिन्ह में प्रयोग एवं पहचान, जैसे कि भाई कारकर्ता ने कर्म को, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कौन सी विभक्ति रहती है तो उसमें किस कर्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इस तरह से। शब्द रूप में हमें आत्मने शब्द रूप, जगत, सरित, बालक, हरि, अस्मद, युष्मद, इन शब्द रूपों को याद करना। और धातु रूप में जैसे आस्था धातु, पा धातु, गम धातु, पठ धातु, हस धातु, केवल परस्मय पदी रूप में। जैसे कि धातुएं जानते परस्मय पदी रूप में चलता है एक आत्मने पद में, लेकिन हमें परस्मय पदी रूप में ही पढ़ना है। जैसे कि पठति, पठता, पठंती, पठसी, पठता, पठत, पठामी, पठावा, पठामा, इस तरह से ही हमें पढ़ना है, ना कि आत्मने रूप में। हिंदी वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद, तो यहाँ पर हमें पीजीटी और टीजीटी दोनों में। तो देख रहे हैं दोस्तों, दोनों का सिलेबस कुछ कुछ हमें कॉमन दिख रहा है और कुछ चीज़ें हमें अतिरिक्त भी पढ़नी पड़ेंगी। तो जब जो लोग टीजीटी और पीजीटी दोनों की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो वो लोग इस सिलेबस को लिखकर अपने स्टडी टेबल के सामने कहीं पर भी रख लेंगे और बार बार इसे देखते रहेंगे। आप टीजीटी के सिलेबस को लक्ष्य करके ना पढ़िए, बल्कि आप पीजीटी के सिलेबस को लक्ष्य करके पढ़ेंगे तो आपका टीजीटी भी उसी में। दोस्तों, आप सब टीजीटी के पाठ्यक्रम को लक्ष्य करके ना पढ़ेंगे, आप पीजीटी के पाठ्यक्रम को लक्ष्य करके पढ़ेंगे तो आपका उसी में टीजीटी भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि टीजीटी वाला पूरा पाठ्यक्रम पीजीटी में भी समाहित कर दिया गया और अन्य नए बिंदुओं को भी जोड़ा गया है। तो दोस्तों, आप टीजीटी को टारगेट नहीं करेंगे, पीजीटी को टारगेट करके पढ़ेंगे तो आपका टीजीटी भी उसी में तैयार होता रहेगा। अब दोस्तों, तैयारी कहाँ से करें, ये बात आती है। तो दोस्तों, हम अपने चैनल पर प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर, जो हमारा यहाँ पर काव्य के भेद में ऐसे बहुत से टॉपिक है जिसे हम कवर करा चुके हैं। जैसे कि हमारा संधि टॉपिक है, पूरी समग्रता से हम एक एक संधि पर बात कर चुके हैं। हिंदी की शब्द संपदा में जैसे कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, इस तरह से करा चुके। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वर्णमाला, ध्वनि, भाषा, विभाषाएं, प्रमुख जो बोलियां हैं उन पर भी, उनकी विशेषताओं पर भी चर्चा कर चुके हैं, तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। और अब हम इसी सिलेबस के अनुसार, पीजीटी सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक पर पूरी समग्रता से बात करेंगे। दोस्तों, हमारा सबसे पहले हम व्याकरण टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि हमारा जो छोटा छोटा टॉपिक है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है तब तक आप जो जो पॉइंट आपको
छोटे लग रहे हैं, क्लियर कर जो पॉइंट हमें मतलब जैसे कि छोटे हैं और कम समय में कवर हो रहे हैं, उनको आप कवर कर लीजिए। जैसे कि हमारा व्याकरण टॉपिक में आता है रस, छंद, भेद, जिससे आप परिचित हैं, उनको आप पढ़िए। फिर उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से लीजिए, उसकी परंपरा पढ़िए, आदिकाल, भक्ति काल, संत काव्य, सूफी काव्य, रीति काल, आधुनिक काल, इन सबको पूरी समग्र। जैसे कि आप जब छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर किए रहेंगे तो आपको कम मतलब जैसे कम भारी जो आपके सिलेबस के जो लंबाई चौड़ाई होती है वो आपको कम लगने लगेगा, क्योंकि जो हमारा छोटा छोटा टॉपिक रहेगा वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम व्याकरण में करते हैं तो व्याकरण को पहले आप इतना टॉपिक पूरा क्लियर कर लीजिए, छोटा छोटा, आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा और आपकी जो सीटिंग मतलब बैठने की जो पढ़ने की अवधि होती है वह भी जब आप छोटे छोटे टॉपिकों को क्लियर करते चलेंगे तो वह भी बड़ी हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, तो इस पे हमें ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो उसी तरह से जैसे कि हिंदी गद्य विधाओं में अगर हम जाएंगे तो जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। फिर जैसे और जो विषयवार के अनुसार मतलब इस पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों हम चैनल पर पूरा इसी पाठ्यक्रम के अनुसार, टीजीटी की बात छोड़ दीजिए, आप सब पीजीटी को ही ले लीजिए। पीजीटी के पाठ्यक्रम के अनुसार जैसे कि हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर उसकी लेखन की परंपरा क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास का काल विभाजन क्या है, इन पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों आप सब चैनल पर जरूर बने रहिए। यहाँ पर हम निःशुल्क, हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है और ना ही कोई ऐप है, बस जो भी है दोस्तों हम यूट्यूब पर ही पढ़ाते हैं। यूट्यूब पर ही हमारी सारी क्लासें उपलब्ध होंगी, जो भी उपलब्ध कराई हैं आप उनको समय निकाल कर ज़रूर देखिए। हम जो हमारा एक सबसे माना जाना इतिहास ग्रंथ है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके पास यह पुस्तक जरूर होगी, जिनके की लेखक के रूप में हमारे सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे आते हैं। ये खासकर दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए ही तैयार की गई है, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। और जो हमारा इतिहास ग्रंथ है जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह और हमारा राम स्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, और गद्य साहित्य में जैसे कि रामचंद्र तिवारी की बुक हुई, रामचंद्र तिवारी की बुक में जो जो आपके पाठ्यक्रम में विधाएं दी गई हैं जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, उन्हीं उन्हीं टॉपिक को पूरी पुस्तक को ना पढ़कर, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा समय हमारे पास नहीं रहेगा, क्योंकि नोटिफिकेशन जब चाहे जब भी आ सकती है, इसमें कोई कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो जो भी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, मेरी बात मानिए दोस्तों, तब तक आप छोटे छोटे टॉपिक को क्लियर करिए। यदि आपके पास पुस्तक है तो जैसे जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखा चित्र, यात्रा साहित्य, गद्य काव्य, व्यंग, उसमें क्या दिया गया है एक बार गद्य साहित्य रामचंद्र तिवारी की पुस्तक से देखिए। फिर उसके बाद जो हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास है गोविंद पांडे का, फिर वहाँ से जाइए आप उसको रिवाइज करिए। फिर भी हम तो दोस्तों आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी और हम आप इसी पाठ्यक्रम के अनुसार एक एक टॉपिक पर इसी सिलेबस में इसी भी चैनल पर हम आपके लिए उपलब्ध कराते रहेंगे। आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िए दोस्तों, आपको बहुत लाभ मिलेगा। यहाँ पर जो भी चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी दोस्तों वह प्रमाणिक पुस्तकों से कराई जाएंगी और सटीक चीज़ें बताई जाएंगी। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।